हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की एक नए चैप्टर की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय नंबर 4 को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया दोस्तों। आपके सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। यदि आपने वो पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखिएगा दोस्तों। उसके बाद आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थात आज हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी के बारे में डिटेल से जानेंगे, इसको कैसे ज्ञात करते हैं। और आपने अगर ये जो आपके जो समांतर श्रेणी के बारे में जो बताए जाएंगे यदि आपने वो देख लिया दोस्तों तो पूरी प्रश्नावली आसान होने वाली, पूरी प्रश्नावली एकदम मक्खन के जैसा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो उन सबको जानने के लिए यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना आपके टाइम को गंवाए हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई आज के लेक्चर क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले मुद्दा है कि समांतर श्रेणी, भाई जैसे राम भगवान के बारे में आप पता करने गए और जान ही नहीं रहे हो तो कौन है, कैसे मजा आएगा। तो वैसे आज समांतर श्रेणी पढ़ने चल रहे हो तो पता थोड़ा चाहिए समांतर श्रेणी क्या होता है। श्रेणी मतलब क्या होता है, श्रेणी मतलब होता है सूची दोस्तों। श्रेणी का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा। श्रेणी का मतलब होता है सूची, एक श्रृंखला, एक लाइन। ध्यान ध्यान से देखिएगा। तो आखिर समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, एक समांतर सूची। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपने लेक्चर सारा अटेंड कर लिया होगा, बहुत सारा पढ़ा होगा समांतर श्रेणी, अगर कुछ बच्चों को पता भी होगा तो आज हम उसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक ऐसी सूची, एक ऐसी श्रृंखला जिसके जो प्रत्येक पद होते हैं, जो प्रत्येक पद होते हैं ना, वो पहले पद में कुछ जोड़ने, कुछ घटाने या कुछ एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि कुछ लिखते हैं तो मैंने एक दो पद लिखते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर उसके बाद 12 फिर डॉट डॉट डॉट। तो आप देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका ये वाला जो पद है, ये वाला पद, पहले पद में यदि हम 2 प्लस कर दे दोस्तों तो दूसरा पद मिल रहा। उसके बाद जो ये तीसरा पद है, तीसरा पद भी जो है 2 प्लस करने पर, फिर ये चौथा पद जो है दोस्तों वो भी 2 प्लस करने पर, ये जो दसवां जो 10 आया है ये भी +2 करने पर। अर्थात दोस्तों समांतर श्रेणी में आए हुए प्रत्येक पद, समांतर श्रेणी में आए हुए प्रत्येक पद पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से ही प्राप्त होते हैं। आप कहोगे सर ये तो आप प्लस वाले ले लिए, कोई और माइनस वाला लेके दिखाओ। तो आप माइनस वाला भी देख के लेते हैं हम लोग। जैसे 10 लिखे, फिर लिख दिए 8, फिर उसके बाद 7, फिर 6, फिर उसके बाद दोस्तों 10 8, फिर उसके बाद 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2। मतलब हम लोग धीरे धीरे ऐसे तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो क्या हुआ, बोल रहा था ना, प्रत्येक पद पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। मैंने क्या कहा, ये आपका 8 है। क्या है दोस्तों, 8। अब ये जो 8 आया है दोस्तों, इस पद में जो है -2 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया, -2। अब दोस्तों जैसे ही 10 में -2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब ये जो 6 है दोस्तों, ये 6 जो है कैसे आया, इसके पहले वाला पद जो 8 है उसमें -2 प्लस किया गया है। अब उसके बाद ये जो 4 आया है दोस्तों, ये 4 वाला पद कैसे आया, -2 को प्लस करने पर। फिर ये जो 2 है, ये 2 कैसे आया, पहले वाले पद में -2 प्लस करने पर। ये 0 कैसे आया दोस्तों, ये इसके पहले वाले पद में -2 जोड़ने पर। अर्थात एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है, प्रत्येक पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है, और निश्चित संख्या जोड़ी जाने वाली जो निश्चित संख्या है उसे हम सार्वंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसे हम लोग अधिकतर स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं, स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग अपनी तरफ चलते हैं। यानी यहां से अगर हम डिफिनीशन बनाना चाहें तो एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसी सूची, एक ऐसी श्रेणी जिनमें आने वाले जो प्रत्येक पद होते हैं, जिसमें आने वाले जो प्रत्येक पद होते हैं वो पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है दोस्तों। और निश्चित संख्या जो जोड़ी जा रही है वो धनात्मक भी हो सकता है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है, वो शून्य भी हो सकता है। तो दोस्तों वही चीज यहां लिखा गया प्यारे बच्चों। देखिए यह एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद
अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। देख लीजिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद अगली लाइन लिखी गई है, सार्वंतर क्या होता है, अर्थात कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो समांतर श्रेणी में जोड़े जाने वाली एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या, ये देखिए ये निश्चित संख्या है दोस्तों। समांतर श्रेणी में एक जोड़ी जाने वाली जो निश्चित संख्या होती है वो दोस्तों सार्वंतर कहलाता है। यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अर्थात जो जोड़ी जाने वाली संख्या है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी हो सकते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट चीज, सवाल लगाते समय इस वर्ड का बहुत बार प्रयोग किया जाएगा, अर्थात इसे हम डी से व्यक्त करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यदि हम मानते हैं कि a1 a2 a3 डॉट डॉट an एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है, जिस प्रकार दोस्तों ये था, तो ध्यान से देखिएगा, यह एक समांतर श्रेणी है, तो मुझे एक सार्वंतर कैसे प्राप्त होगा? तो देखिए, जो आपका दूसरा पद है उसके पहले पद, दूसरे में से पहला पद घटाने पर सार्वंतर प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, दूसरे में से पहला पद घटाने पर, तीसरे में से दूसरा पद घटाने पर, ऐसे ही an-1 में से an पद घटाने पर आपका जो अगला पद होता है दोस्तों वो सार्वंतर प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अगला जो होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जो होता है दोस्तों वो a यानी पहला पद, उसके बाद पहले पद में एक निश्चित संख्या d जोड़ी गई, फिर उसके बाद इस वाले में इसके पहले पद ये है, जब आप इसमें d जोड़ोगे a+2d हो गया, अब इसमें एक d जोड़ोगे a+3d हो गया, अब इसमें एक d जोड़ोगे तो a+4d, यानी ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। जो आपको श्रृंखला प्राप्त होंगी, जो आपको सूची दी जाएंगी, यदि वो इस रूप में मिलती हैं तो वो समांतर श्रेणी है। अर्थात आने वाले जो प्रत्येक पद हैं वो पहले वाले पद में कोई एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होते हैं, तो आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। अगली बात कर रहा है दोस्तों, जब पदों की संख्या निश्चित होती है, जब समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया रहता है, जब किसी भी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या परिमित हो, निश्चित हो, अंतिम पद दिए गए हों, तो वो परिमित समांतर श्रेणी कहलाते हैं। और जब पदों की संख्या अपरिमित हो, अर्थात ऐसी समांतर श्रेणी जिनमें पदों की संख्या जो है निश्चित न हो, अर्थात जिनमें अंतिम पद नहीं दिए रहते, वो हमारे अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाते हैं। जैसे ये सब क्या है? अपरिमित समांतर श्रेणी है। उम्मीद करते होंगे दोस्तों कि आपको समांतर श्रेणी के बारे में जरूर ये सब जान के अच्छा लगा होगा दोस्तों। अब जब हम प्रश्नावली 5.1 को स्टार्ट करेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी समस्याएं नहीं आने वाली है। तो चलिए इसको हम लोग रफ करते हैं, फिर प्रश्नावली 5.1 के कुछ सवालों को अब अध्ययन करते हैं। प्रश्नावली 5.1 का सवाल क्या कहना चाहता है दोस्तों? दोस्तों, आपको प्रश्नावली 5.1 का पहला पोर्शन दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे। आप सवाल को जरूर पढ़िएगा दोस्तों, और एकदम मक्खन के जैसा एकदम सरल तरीके से सवाल आपके आने वाले दोस्तों, केवल अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम 8 किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 किराया है। आगे बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, वो क्या बोल रहा है कि ये कोई जो है रोड है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये पहले का पहला नंबर जो आपको दिया है उससे श्रेणी प्राप्त करनी है, सूची प्राप्त करना है, फिर बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये देखिए ये प्रथम किलोमीटर है, ये आपका 1 किलोमीटर है दोस्तों, फिर ये आपका दूसरा किलोमीटर, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा,
ऐसे ही करके 5 आगे डॉट डॉट बहुत सारे किलोमीटर हैं दोस्तों, कोई एक निश्चित संख्या नहीं दी गई है। क्या बोल रहा है, यदि किसी टैक्सी का जो किराया है, ये मान लेते हैं दोस्तों ये कोई टैक्सी हो गई, और इस टैक्सी का जो किराया है प्रथम 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। अर्थात जब आप टैक्सी से चलोगे तो 1 किलोमीटर का 15 रुपये देना पड़ेगा, पर जैसे जैसे आगे 1 किलोमीटर के बाद जब दूसरा किलोमीटर जाओगे तो इसका आपको 8 रुपये देना पड़ेगा। फिर दूसरे से तीसरा किलोमीटर ये भी 8 रुपये, तीसरे से चौथा ये भी 8 रुपये, चौथे से पांचवा ये भी 8 रुपये। अर्थात प्रत्येक किलोमीटर जितने किलोमीटर जाओगे उतने किलोमीटर का किराया आपको 8 रुपये देना है। तो यही चीजें प्राप्त करनी है, श्रेणी प्राप्त करनी है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मान दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रथम 1 किलोमीटर का किराया, प्रथम 1 किलोमीटर का किराया कितना है दोस्तों, 15 रुपये है। कितने हैं, 15 रुपये हैं। फिर उसके बाद दूसरे 1 किलोमीटर का किराया, या हम कह दें प्रथम दूसरे 1 किलोमीटर का हम कह सकते हैं, ऐसे लिखते हैं दोस्तों, दूसरे 1 किलोमीटर का किराया, दूसरे 1 किलोमीटर का किराया कितना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आपको कितना देना पड़ता है। तो ध्यान से देखिएगा, दूसरे 1 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, जब आप दूसरा किलोमीटर पहुंच जाओगे, ये आपकी टैक्सी यहाँ पहुंच जाएगी, तो 15 रुपये पहले का, 8 रुपये बाद का, तो हो गए 15 + 8 बराबर कितना, 23 रुपये। फिर उसके बाद अब ये जो टैक्सी यहाँ पहुंची थी, वो टैक्सी कहाँ पहुंच गई दोस्तों, तीसरे किलोमीटर पर। तो लिखेंगे, ये आपका दूसरे किलोमीटर का किराया हो गया ना। फिर अब तीसरे 1 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, तीसरे 1 किलोमीटर, जब आप तीसरे किलोमीटर पे पहुंच जाओगे तो कितना किराया होगा दोस्तों, तो पहले 2 किलोमीटर का 23 है, फिर 23 यहाँ से यहाँ बढ़ गए, फिर 8 रुपये दोस्तों, तो 23 8 कितना हो गया, 31 हो गए। फिर उसके बाद अगर हम बात कर ले, एक और निकाल लेते हैं, चौथे 1 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा, एक बार फिर से, ये टोटल 31 है, टैक्सी आपकी कहाँ पहुँच चुकी है, चौथे किलोमीटर पे, तो फिर से 8 रुपये प्लस हो जाएंगे, बराबर 39 रुपये। तो इस प्रकार प्राप्त सूची या जो श्रेणी प्राप्त हुई है, जो श्रेणी प्राप्त हुई है उसे लिखते हैं दोस्तों। वो श्रेणी क्या है दोस्तों, देखिएगा, पहला क्या है, 15 रुपये है, फिर उसके बाद 23 है, फिर उसके बाद 31 है, फिर उसके बाद 39 है, फिर उसके बाद डॉट डॉट करके, ध्यान से समझिएगा। अब देखते हैं, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। तो सारवांतर निकालते हैं दोस्तों, सारवांतर निकालेंगे, D बराबर A2 माइनस A1, बताया ना भी A2 माइनस A1, A2 कितना है दोस्तों, 23 है, A1 कितना है, 15, 23 में से 15 घटा दिए 8। एक बार और निकाल लेते दोस्तों, अगला A3, क्या दोस्तों, A3 माइनस A2, एक बार दूसरे से निकाल लेते हैं ना, तो A3 माइनस A2, A3 कितना दोस्तों, 31 है, माइनस 23 बराबर 8। तो हम यहाँ कह सकते हैं, चूँकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 कितना बराबर है, 8। चूँकि इन दोनों का सारवांतर सेम है, अतः दी गई, अतः प्राप्त श्रेणी किस श्रेणी में है दोस्तों, समांतर श्रेणी में है। किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। इस प्रकार दोस्तों आपके पहले का फर्स्ट नंबर सवाल कंप्लीट हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अब बातें करने वाले हैं इसके सेकंड भाग की। दोस्तों पहले का दूसरा नंबर क्या करा, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वाल्व निकलने वाले पंप से प्रत्येक बार में शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। समझो ये दोस्तों कोई एक क्या हो गया, बेलन हो गया।
क्या हो गया, एक बेलन हो गया, और इस बेलन में क्या भरी थी, वायु भरी थी। क्या भरी थी दोस्तों, वायु भरी थी। कितना वायु भरी थी ये आपको नहीं दिया गया है, तो जितना बेलन का आयतन होगा उतना ही तो वायु भरेगी ना, बेलन के आयतन से ज्यादा तो वायु भरने वाली नहीं है। तो मान लेते हैं जो बेलन का आयतन है वो कितना है, v है। आयतन कितना है, v है। जब आयतन v है तो सोचो दोस्तों, जब आयतन आपका कितना है, v है, अर्थात वायु भी इतनी होगी। जब पहली बार हवा निकलेगी, यानी पहली बार 1/4 भाग हवा निकलने पर 1/4 भाग क्या निकाल दोगे, हवा निकाल दोगे, तो कितना बचेगा इसमें से, v/4। कितना बचेगा, v/4 भाग। जब दूसरी बार क्या करोगे, दूसरी बार शेष हवा का, यानी v/4 भाग हवा का v/4, ऐसे दोस्तों हल करना था। ये जो हम लोग इधर रफली समझ रहे हैं इसको हम इधर समझते हैं। मान लेते हैं, माना बेलन में हवा की मात्रा, बेलन में हवा की मात्रा बराबर क्या है, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन कितना, v मान लेते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों। अब क्या कह रहा है, जब पहली बार, थोड़ी हिंदी आपको लिखनी पड़ेगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से समझ लो। जब पहली बार में 1/4 भाग हवा निकलने पर, 1/4 भाग हवा बाहर निकलने पर, क्या करने पर दोस्तों, बाहर निकलने पर, तो इसी का तो 1/4 होगा ना। जैसे मैंने कहा 16 है, तो 16 का 1/4, तो 4 चौके 16। इसी प्रकार दोस्तों इसका 1/4 यानी v/4 भाग, ये तो इतना बाहर निकल गया है। अब इतना भाग जब बाहर निकल गया तो बचा कितना है उसके अंदर, इतना भाग इस बेलन से बाहर हो गए हैं हवा, तो इतना भाग बाहर होगा, बचा कितना, इनमें से ये घटा देते हैं, तो लिखेंगे शेष हवा। शेष हवा से लेना देना, जो बाहर निकलेगा उससे नहीं लेना देना। टोटल हवा कितनी थी, v, और निकली कितनी है, v-4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो 4 का गुना v से करोगे 4v, और यहाँ -v/4, 4 में से v घटा दोगे 3/4। अर्थात दोस्तों जब पहली बार 1/4 भाग हवा बाहर निकल गया, तो पहली बार में जो शेष हवा बेलन के अंदर बची है अब वो 3v/4, यानी ये इतनी हवाएं बेलन के अंदर बची हैं। अर्थात कुछ हवाएं, ये जो हम लोग यहाँ तक भरे थे, ये कुछ हवाएं निकलकर इतनी बची है। अब इसका 1/4 भाग बाहर होगा ना, जो बेलन के अंदर वही तो बाहर होगा, तो लिखेंगे दूसरी बार में क्या दोस्तों, दूसरी बार में 3v/4 का 1/4 भाग बाहर निकलने पर, 1/4 भाग बाहर निकलने पर, तो चलिए किसका 1/4 हुई दोस्तों, इसका, तो 3v/4 का 1/4 भाग गुना करते हैं तो 3v/16। अर्थात दोस्तों दूसरी बार में इतना भाग हवा बाहर निकल गया है ना। तो अब बची हवा कितनी होगी, दूसरी बार में जो शेष हवा होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बची कितनी टोटल थी, इससे पहले इतनी बची थी, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3v/4, कितना निकल गया, 3v - 16, 16 4 का लसा पर लेंगे दोस्तों, कितना आएगा 16, 4 चौके 16, तो 4 तिहाई 12v, और 16 कन्नम 16, यहाँ 3v, 12 में से 3 घटा दोगे तो 9v/ कितना हो जाएगा 16। अर्थात ये आपको प्राप्त हो गया 9v/16। मान लेते हैं ये आपका जो है A1 था, कितना था, A1 था। उसके बाद दोस्तों ये जो आपको शेष हवा प्राप्त हुई A2 हो गया, फिर उसके बाद ये आपकी जो हो गई ये A3 हो गए। इस प्रकार प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों। तो जो प्राप्त श्रेणी है, लिखेंगे प्राप्त श्रेणी जो प्राप्त हुई है, कितना बचा वो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो प्राप्त श्रेणी क्या हुई है उसे ध्यान देखिए। तो पहला कितना था, v पूरा टोटल बचा था। फिर उसके बाद दूसरी बार में शेष हवा कितनी है, 3v/4। तीसरी बार में शेष हवा कितनी है दोस्तों, 9v/16 है।
ऐसे। तो 3 त्रिक का 9, 4 चौके 16 बढ़ता जा रहा है, तो 9 त्रिक कितने हो जाएंगे, अगला हो जाएगा दोस्तों, अगला आता 27v बटे भी कितना हो जाता दोस्तों, कितना हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 4 चौके 16 चौके 64, तो यहाँ 64 आ जाता। इस प्रकार दोस्तों आपको निकलता जाता। यदि देखिए दोस्तों, यहाँ पहले a1 ये है, a2 ये है, तो a2 माइनस a1 निकालते हैं। तो a2 कितना है दोस्तों, 3v बटे 4 है, a1 कितना है दोस्तों, v है। तो अगर हल करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 4 का गुना v से करोगे तो -4v बटे 1, 4 आ जाएगा। तो दोस्तों इनमें से घटाओगे तो 3 में से 4 घटाओगे तो -v बटे 4 आएगा। ये पहला आया। अब हम इनमें से ये घटा देते दोस्तों, a3 माइनस a2, a3 कितना है 9v बटे 16 और इधर 3v बटे 4, 16 और 4 का एलसीएम 16, 4 का गुना इधर करते हैं तो 4, देखिए दोस्तों इधर देखिएगा, 4 का गुना इधर करते हैं तो 1 मिनट, 16 एक नम 16, तो ये 9v आ जाएगा, 4 चौके 16, तो 4 त्याई 12, ये आ गए। 12v में से 9v घटाओगे दोस्तों तो 3v बटे 16। देख सकते हैं दोनों वैल्यू आपके बराबर नहीं है, तो अतः लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, लास्ट में हमको क्या मिलेगा, a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, अतः प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की तरफ सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आपका जो पहले का तीसरा पार्ट है वो आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई पड़ रहा होगा। क्या करा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं की खोदन में आई लागत है, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपये है। यानी आप जो कुआं कोई खोद रहा है, प्रथम मीटर यानी 1 मीटर कुआं खोदता है, प्रथम मीटर कुआं के खोदने की लागत, खोदने की जो लागत है वो कितना है, 150 रुपये। कितना है दोस्तों, 150 रुपये है। आगे कह रहा है, जबकि बाद में जितने मीटर खोदता है लागत केवल 50 रुपये बढ़ जाती है। यानी ये पहला मीटर था, अब जब वो दूसरा मीटर खोदेगा, यानी दूसरा मीटर कुआं खोदने में, दूसरा मीटर कुआं खोदने में लगा लागत, खोदने में लागत, खोदने में या खोदने की लागत, खोदने की जो लागत होगी दोस्तों वो पहले 150 रुपये था, 150 पहले मीटर था, उसी में 50 रुपये और बढ़ गए, 150 और 50 बराबर कितने हो गए, 200 रुपये हो गए। ठीक दोस्तों, अब अगला जो तीसरा मीटर है, क्या दोस्तों, तीसरा मीटर कुआं खोदने की लागत जो होगी, पर 200 रुपये थे, इसमें 50 रुपये और बढ़ गए, कितने हो गए, 250 रुपये हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 250 रुपये। उसके बाद लास्ट एक बार और चेक कर लेते हैं। अब जो चौथा मीटर कुआं खोदेंगे तो कितनी लागत होगी, 250 पहले की थी प्लस 50 बाद में और बढ़ा दिए, कितने हो गए, 300 रुपये। इस प्रकार आपका जो है दोस्तों प्राप्त होता चला जाएगा। तो प्राप्त श्रेणी क्या मिली है दोस्तों आपको, पहले 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, डॉट डॉट करके ऐसे मिला है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, A1 ये है आपका, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है, डॉट डॉट ये भी है। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 कितना दोस्तों, 200, A1 कितना है, 150, घटा दिए 50 आगे। फिर A3 माइनस A2 निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 250, A2 कितनी है, 200, कितना दोस्तों, 200, घटाओगे 50 आ जाएंगे। तो ये देखिए A2 माइनस A1 भी 50 आया है, A3 माइनस A2 भी 50 आया है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, अतः प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है दोस्तों,
समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार दोस्तों आपके पहले का तीसरा नंबर सवाल कंप्लीट हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम पहले के लास्ट भाग की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे पहले का चौथा भाग दिखाई पड़ रहा होगा, आप उसे पढ़िएगा। क्या कर रहा है? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की जमा की जाती है। तो बताना है कि जो चक्रवृद्धि की श्रेणियां प्राप्त होंगी वो आपकी क्या होंगी। तो दोस्तों आपने कक्षा 8 की क्लास में ये फार्मूला पढ़ा होगा, ए बराबर पी कोष्टक में पढ़े होंगे 1 प्लस दर बटे यानी आर बटे 100 के पावर एन होता है। ठीक भैया, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है, जहां ए आपकी चक्रवृद्धि ब्याज होता है और उसके बाद पी मूलधन होता है और आर क्या होता है? दर होता है, वार्षिक ब्याज की दर होता है ना, तो वही दर होता है। तो अब लिखेंगे दोस्तों, आपको प्रश्न में प्राप्त है मूलधन कितना है दोस्तों? मूलधन P बराबर आपको 10,000 दिया गया है और जो आपकी दर है R वो कितना है? 8% है। उसके बाद आगे क्या करा दोस्तों? और यही तो है। फिर उसके बाद कितने वर्ष के लिए जमा किया गया ये नहीं पूछा है, केवल आपको श्रेणी प्राप्त करना है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं? प्रथम वर्ष का निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या दोस्तों? प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए निकालते हैं, आसानी तरीके से निकालेंगे दोस्तों। फार्मूला क्या है? ए बराबर पी कितना है दोस्तों? 10,000 है। कितना है? 10,000। फिर 1 प्लस आर कितना है दोस्तों? 8/100 और एन की वैल्यू 1, क्योंकि प्रथम वर्ष की बात हो रही है। तो दोस्तों इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 2 4 10,000, 100 का गुणा 1 से करेंगे तो 100 प्लस ये आपका 8/100, पावर 1 का मतलब नहीं है दोस्तों, तो ये आ जाएंगे 10,000 गुणे 108/100। ये आया आपका पहला A1, पहले चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको क्या निकालना? दूसरे वर्ष का। क्या दोस्तों? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या दोस्तों? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मान लेते हैं वो आपका क्या? A2 है। फिर से मूलधन आपका वही है, कितना दोस्तों? 10,000 है। कितना? 10,000। 1 प्लस ब्याज भी वही दोस्तों 8 बटे कितना है दोस्तों? 100। केवल 2 वर्ष की बात हो रही है, इस बार दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज हो रही है। कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 10,000 गुणे 100 का गुणा यहाँ कर देंगे 100 प्लस 8/100 गुणा कर देते हैं दोस्तों, तो ये 10,000 100 का गुणा कर देंगे 108/100, ये हो गया होल स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों। यदि आप दोस्तों यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, हल करने में काफ़ी समय जाएगा दोस्तों। गुणा करोगे, ये करोगे तो तमाम देखो ये यहाँ से हल किया जाता है। 2 0 2 0 काट दोगे दोस्तों, इसे हल करोगे तो 108 का गुणा 100 करोगे तो 108,000 आ जाएगा। 108,000 रुपीज आ जाएंगे। ये प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। फिर उसके बाद दोस्तों इसको हल करोगे तो 2 4, फिर वहाँ 108 गुणित 108 और बटे 100 गुणे 100। ठीक, 2 4 4 0 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो 108 का गुणा दोस्तों 108 से करेंगे तो दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई किए 11,664 रुपीज आ गए। ये सेकेंड वर्ष की बात हो गई। अब हम किसका निकाल लेते हैं? एक और निकाल लेते हैं बस, तीसरे वर्ष का। क्या दोस्तों? तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। आइए बात करते हैं। मूलधन आपका 10,000 है। फिर 1 प्लस दर कितना है दोस्तों? 8/100 पावर 3। चलिए पावर कितना हो जाएगा? 3। दोस्तों इनको हल करते हैं। ये आपके आ गए 10,000, 100 का गुणा उधर किए 100 प्लस 8 बटे कितना? 100। इनका क्यूब कर देते हैं दोस्तों। अब आगे इधर की तरफ थोड़ा सा हल कर देते हैं। इधर की तरफ देखिएगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 10,000 गुणे 100 प्लस 8 108 और बटे कितना दोस्तों? 100। ये हो गया क्यूब।
तो आइए हल करते हैं। 2 फिर 4 गुणे 108 का गुणा 2 3 बार 108 गुणे 108। ठीक दोस्तों, फिर 100 का गुणा 3 बार 100 गुणे 100 गुणे 100। तो ये पूरा 100 इनसे कट जाएगा। उधर 108 गुणे 108 गुणे 108 3 बार 108 का गुणा और बटे 100। तो 3 बार 108 का गुणा करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 12 59 712। अब आप जब इनको 100 से भाग दे दोगे तो ये जो पॉइंट 2 अंक इधर आ जाएगा, केवल कितना आ जाएगा? 1259 फिर 7.12। इनको हल करोगे तो ये आ गया आपका तीसरा चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो श्रेणी प्राप्त हुई है, जो सूची प्राप्त हुई है दोस्तों, वो हम देखते हैं। उधर से नहीं, इसको मूव कर लेते, इधर वाली मूव। तो देखिए दोस्तों, जो प्राप्त श्रेणी है वो क्या है? प्राप्त श्रेणी, तो प्राप्त श्रेणी क्या है दोस्तों? देखिए, पहला क्या मिला था? 108 00। फिर दूसरा क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? यहाँ देखिए दूसरा प्राप्त है 11 664। फिर तीसरा क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? 12 59। फिर 7.12 ये प्राप्त हुआ दोस्तों। फिर आगे डॉट डॉट करके ऐसे होते जाएंगे। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है। तो सबसे पहले दोस्तों A2 माइनस A1 चेक करते हैं। A2 कितना है? 11 664। फिर 108 00। इसको घटाते हैं दोस्तों, आप लोग घटाते रहिए, तब तक घटाते रहिए। फिर उसके बाद मुझे बताइएगा आप लोग। 11,664 में से 10,800 घटा दीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों A3 माइनस A2 चेक करते हैं। A3 कितना है? 12 59। 12 कितना है दोस्तों? 12 59 7.12 माइनस कितना हो जाएगा? 11,664। इनको घटाइए। तो दोस्तों आप देखिए, A2 माइनस A1 की वैल्यू ये है, A3 माइनस A2 की वैल्यू ये है। क्या दोनों बराबर हैं? तो नहीं। तो चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार दोस्तों पहला का पूरे सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सवाल ज़्यादा लंबा नहीं था दोस्तों, आपको जरूर समझना चाहिए। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इस सवाल को एक बार नहीं, दो बार नहीं, जरूर एक दो बार आप अभ्यास जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस यहीं तक बातें करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, तो आपको देखने में तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। सभी बच्चों के पास उतना नेट नहीं सुविधाएं रहती, तो इसलिए जो है आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। पर इस प्रश्नावली में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, और उन सभी दोस्तों, उन सभी मित्रों, उन सभी सहपाठियों के लोग के पास आप जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। जरूर बताइए दोस्तों कि आपको अगर गणित हार्ड लगती है, कक्षा 10 की बोर्ड में अगर यूपी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, 90% लाने हैं, तो आप एक बार इस चैनल को जरूर देखें दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।